साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी हिंदी हाई कोर्ट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस बैच और ये आज हमारे पास सेट है 16वां। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का 16वां सेट है और 15 हमने पहले कर लिए हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि भैया जो जीके की बाकी क्लासें हैं वो यूट्यूब पे जो है 2 या 3 है, तो बाकी क्लासें कहाँ मिलेंगी। तो उनको मैं बता दूं, मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा जिसका नाम है साईं IAS अकेडमी। उस एप्लीकेशन पर जीएस की सभी क्लासें जो है वो अवेलेबल हैं, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जीके की क्लास और बाकी उसमें हिंदी की क्लासें हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, कई सारी क्लासें वहाँ पर हैं। आपको डेली जो है टेस्ट के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जीएस के 25 सवाल जो है वो करने के लिए आपको दिए जाते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, तो आप वहाँ पर अपना टेस्ट भी दे सकते हैं साईं IAS अकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर। ठीक है, चलिए चलते हैं, इससे पहले हम लेट हो जाएं। पहला सवाल कह रहे हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना है, श्लेष है, रूपक है या वक्रोक्ति अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें, ये आपको बताना है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है। लगाइए अपना आंसर, क्या आपका आंसर सही है? ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। इसका सही आंसर है विभावना। क्या है? विभावना। अब क्यों है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, विभावना क्यों है। तो ये जो विभावना अलंकार होता है ना बेटा, इसकी पहचान क्या है कि इसकी पहचान होती है, देखिए, हाँ, कारण तो नहीं होगा, मैंने क्रॉस लगा दिया, कारण तो नहीं होगा लेकिन कार्य होगा। कार्य इज राइट, मतलब कारण के ना होने पर भी जहाँ कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है और इसकी परिभाषा भी आती है, इसकी डेफिनेशन भी आती है विभावना अलंकार की। तो परिभाषा इसकी क्या बनाएंगे बेटा आप? परिभाषा क्या बनाएंगे? देखिए, जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण के ना होने पर भी कार्य का होना विभावना अलंकार है। इसी उदाहरण से मैं आपको समझा दूंगा। उदाहरण क्या है? बिनु पद चले, इतना ही देखो पहले आप। बिनु पद चले, देखो चलने का कारण क्या है? आपके और मेरे चलने का कारण है पैर हैं तो हम लोग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? देखिए, बिनु पद चले, चल रहा है लेकिन पैर नहीं है। चलने का काम हो रहा है, कार्य हो रहा है चलने का, लेकिन चलने के लिए जो कारण होता है पैर, वो पैर नहीं है। तो इसका मतलब कारण नहीं है और कार्य चलने का हो रहा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। देखिए, सुनिया है तो सुनने का कारण होता है कान। ठीक है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। इसका मतलब यह है बिनु काना, कान के ना होने पर भी सुनिया है, तो कारण नहीं है लेकिन कार्य बराबर हो रहा है ना। कर बिनु करम, कर मतलब हाथ, हाथों के बिना वो कर्म कर रहा है, कर्म करने के लिए हाथ होते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब कर बिनु कर्म करे विधि नाना, विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है। तो ये
सही है। ये किसके लिए आया है? तो ये आया है सर्प के लिए, सांप के लिए। देखो, बिनु पद चले, सांप के पैर नहीं होते फिर भी वो चलता है। सुने बिनु काना, कान नहीं होते सांप के फिर भी वो चलता है। कर बिनु कर्म, हाथ नहीं होते फिर भी वो कर्म करता है। करे विधि नाना, अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे में अलंकार कौन सा बनेगा बेटा? विभावना अलंकार। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी है जो शायद आपको समझ में ना आई हो। जहाँ कारण ना हो लेकिन कार्य हो, वहाँ पर अलंकार विभावना होता है। ठीक है, विभावना का उल्टा होता है विशेषोक्ति। बताएंगे कोई ना कोई सेट में विशेषोक्ति का क्वेश्चन आएगा तब। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं बेटा दूसरा, कह रहे हैं एमर्स क्या है। कह रहे हैं कि एमर्स क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। क्या है एमर्स? आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी आप जो है अपना जवाब लिखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन आपकी नज़र में सही है? उम्मीद है बेटा अगर आपने अपना आंसर लगा लिया है तो मैं बताऊं ऑप्शन नंबर बी। एमर्स क्या है? एक संचारी भाव है। तो देखिए ये जो संचारी भाव होते हैं ये रसों के अंदर होते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव को कहते हैं व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव, व्यभिचार करने वाले भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं इसको बेटा हम। और इसमें होता क्या मैं आपको बता दूं, हमारे मन के अंदर संचरण करने वाले, आने और जाने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी? मन में संचरण करने वाले, मन में संचरण करने वाले, संचरण या विचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। इसका मतलब मन में आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो बेटा संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की जो संख्या होती है वो होती है 33 होती है। इन्हीं 33 में से एक संचारी भाव होता है एमर्स। अब मैं सब नहीं लिखवाऊंगा आपको, सब संचारी भाव नहीं लिखवा रही है, मैं एक ही बता रहा हूँ 33 में से एमर्स। एमर्स क्या है कोई पूछेगा तो एमर्स एक प्रकार का दुख है। ठीक है, एक प्रकार का दुख है। कहते हैं विरोधी का उपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। हमारा कोई विरोधी है, हम उसका अपकार करना चाहते हैं लेकिन इतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं है, अब हम कर नहीं पा रहे हैं। ये जो भाव हमारे अंदर पैदा होता है, ये दुख जो पैदा हुआ है, ये क्या है? ये एमर्स है। और एमर्स जो है एक संचारी भाव है। निर्वेद है, मरण है, ठीक है, असूया है, गिलानी है, ठीक है, वृणा है, ठीक है, ये सब 33 होते हैं संचारी भाव। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? तीसरे सवाल में कह रहे हैं बेटा कि रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ऐसी सामग्री जो रसों को पैदा करती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विभाव, दूसरा ऑप्शन है अनुभाव, तीसरा ऑप्शन है स्थायी भाव और चौथा ऑप्शन है व्यभिचारी भाव, संचारी भाव। 4 हैं, जल्दी आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है,
या ऑप्शन डी ठीक है? लगाइए ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो मैं बता दूं बेटा, इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर जो सही है, ऑप्शन नंबर जो इसमें करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर है ए, विभाव। ये जो विभाव होते हैं, हाँ, ये रसों को जागृत करते हैं, ये रसों को जागृत करते हैं, ये रसों को जागृत करते हैं। ठीक है, रसों को जागृत करते हैं विभाव, विभाव। और ये विभाव जो होते हैं सामान्यतः इसके प्रकार होते हैं दो। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है आलम्बन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। ये दो कौन कौन से हैं? दो हैं बेटा, एक को कहते हैं आलम्बन, आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव में भी दो हिस्से आते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आलम्बन विभाव में एक होता आश्रय आलम्बन और एक होता विषय आलम्बन। आलम्बन भी दो प्रकार के होते हैं। इसका एक प्रकार कहलाता है आश्रय आलम्बन, आश्रय आलम्बन, और दूसरा होता विषय आलम्बन, विषय आलम्बन। मैं एक उदाहरण दूंगा, इनसे आप दोनों चीज़ें समझ सकते हो अगर कोशिश करोगे तो, क्योंकि हर बात लिखने के लिए इतना टाइम अपने पास नहीं होता कि हम हर चीज़ को लिखें। ठीक है, देखिए मैंने लिखा कि मोहन, मोहन सांप को देखकर, सांप को देखकर डर गया। तो मोहन सांप को देखकर डर गया, मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब एक बात बताओ, ये जो डर है, डर का मतलब हो गया भय, और भय से बनेगा भयानक। तो ये भयानक रस बना उसके दिमाग में। किसके दिमाग में बना? जिसके अंदर डर पैदा हुआ। किसके अंदर डर पैदा हुआ? तो मोहन के अंदर डर पैदा हुआ। तो मोहन क्या बना? मोहन है आश्रय आलम्बन। जिसके अंदर भाव पैदा होगा वो आश्रय आलम्बन, जिसकी वजह से होगा वो विषय आलम्बन। तो किसकी वजह से बना बताओ? सांप, तो सांप यहाँ क्या है? सांप है विषय आलम्बन। सांप क्या है? विषय आलम्बन। क्लियर होगी बात? तो एक तो आलम्बन विभाव होता है, मैंने शॉर्टकट में बता दिया आपको बेटा, और एक को कहते हैं हाँ उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में क्या आएगा मैं आपको बताऊं। उद्दीपन विभाव में आती हैं परिस्थितियां। क्या आती हैं? परिस्थितियां। जैसे आप कोई रमणीक उद्यान देखते हैं, ठीक है, एकांत वास में बैठे हुए होते हैं तो शांत रस जागता। मंदिर में जाते हैं भक्ति रस जागता है। अगर किसी डेड बॉडी को देख लें और रोते हुए लोगों को देख लें तो करुण रस जाग जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये उद्दीपन विभाव में आती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो विभाव रसों को जागृत करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन और है ना, और एक होते हैं उद्दीपन। आलम्बन के दो हिस्से हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होगी। मतलब सदा एक समान के लिए कौन सी लोकोक्ति काम में आएगी ये बताना। किस लोकोक्ति का अर्थ जो है सदा एक समान होता है? सांच को आँच नहीं, सावन हरे न भादो सूखे, भागते चोर की लंगोटी सही, या सहज पके सो मीठा होए। अपना आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, या ऑप्शन बी ठीक है, या ऑप्शन सी ठीक है, या ऑप्शन डी ठीक है? लगाइए बेटा अपना आंसर, कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो देखिए हमेशा एक सा रहना ऑप्शन नंबर बी, सावन हरे न भादो सूखे। न भैया सावन में हरे हैं न भादों में सूखे हैं, मतलब ना ज़्यादा खुशी में खुश हैं और ना ज़्यादा रंज में रंज हैं। लगभग समान समय में समान व्यवहार करना, एक जैसा रहना। ठीक है,
हाँ, ये लिखा हुआ सांच को आँच नहीं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ, सच्चाई को, हाँ सच्चाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच तो सच है। भागते चोर की लंगोटी सही, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ कुछ ना मिल लिया था वहाँ बहुत थोड़ा मिल गया, उसी से संतोष कर लेना। सहज पके सो मीठा होए, इसका मतलब होता है कि धैर्य से काम करने पर, हाँ धैर्य से जो काम करते हैं, ये धैर्य से जब हम काम करते हैं तो उसके नतीजे सकारात्मक होते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। ये कह रहे हैं एकृत वाच्य के भेद होते हैं। अब एकृत वाच्य के भेद होते हैं, कौन से भेद होते हैं भाई? कह रहे हैं पहले ऑप्शन में कृतवाच्य और कर्मवाच्य है, कह रहे हैं कर्मवाच्य और मिश्र वाक्य है, कह रहे हैं कृतवाच्य और भाववाच्य है, कह रहे हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य है। ऑप्शन जो भी हो वो आप लगा सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। लगाइए बेटा अपना आंसर, लगाइए अपना आंसर। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर इस सवाल के हिसाब से लगेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब हो गया एकृत वाच्य के भेद हैं, मतलब कौन से एकृत वाच्य नहीं है। तो वाच्य 3 होते हैं, एक कृतवाच्य है, एक कर्मवाच्य है और एक भाववाच्य है। तो जो कृतवाच्य है वो तो कृतवाच्य मांगे, और बाकी अकृतवाच्य हैं, कौन कौन से? भाववाच्य और कर्मवाच्य है। तो ऐसे में आपका सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में कह रहे हैं सद्य स्नाता, स्नाता शब्द निम्न में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, या इनमें से कोई नहीं। सद्य स्नाता एक बनवर्ड है, एक बनवर्ड है, वो किस वाक्यांश के लिए आएगा? 4 चीज़ें आपके सामने। लगाइए अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, या ऑप्शन डी ठीक है। अपना आंसर लगाइए, क्या ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए एक शब्द आता है सद्य स्नाता, ऐसा मिलेगा पेपर में, सद्य स्नाता। सद्य स्नाता का मतलब है जिसने अभी अभी स्नान किया हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा, कह रहे हैं शुद्ध वाक्य छांटिए। कह रहे हैं हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। कह रहे हैं इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जो भी आपको सही नज़र आता है वो अपना आंसर आप लगा सकते हैं, जो भी आपको करेक्ट नज़र आता है। ठीक है, तो देखिए मैं बताऊंगा, इसमें करेक्ट आंसर आपने जो लगाया होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये ही निपात लगाना है ज़रूरी नहीं है। हम तो अवश्य जाएंगे, देखो जब अवश्य आ गया तो ही लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम तो अवश्य जाएंगे मतलब ज़रूर जाएंगे, अब इसमें ही लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखो हम जाएंगे मतलब हम तो जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो ही निपात लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यह कहना आपकी भूल है, तो यह कहना आपकी भूल है, इसमें कहना गलत हो जाएगा, यह आपकी भूल है। सही वाक्य क्या बनेगा? यह आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। संभव हटा दीजिए, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। ये तीनों एरर हो गई। वाक्य के अंदर एक सरल पार्ट मिला हमें, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य है? अपने सवाल का जवाब बताइए और आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या इसमें सही वाक्य मिलेगा आपको? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। मैंने पहचान बता दी है,
अब मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा बेटा, पिछले क्लासों में ढूंढ लीजिए कौन सा वाक्य होगा। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कंजक्शन कौन सा आया है? की। एक सरल वाक्य ये है, एक दूसरा सरल वाक्य ये है, और ये की कंजक्शन से जुड़ रहे हैं, है ना। तो कौन सा है? मिश्र वाक्य की। क्योंकि जो डॉट डॉट सो, जिसने डॉट डॉट उसने, जैसा डॉट डॉट वैसा, यद्यपि डॉट डॉट तथापि, है ना, ये सब कहाँ आते हैं? ये मिश्र वाक्य में आते हैं। मैंने पहचान बता दी तीनों की, सरल की, मिश्र की और संयुक्त की। पिछली क्लासों में आप देख लें, वहाँ पे मिलेंगी चीज़ें आपको। क्योंकि अगर बार बार इन चीज़ों को रिपीट कराने लगे तो प्रैक्टिस पेपर छूट जाएगा हमारा, और हम नहीं चाहते कि प्रैक्टिस पेपर हमारा छूटे। चलिए सवाल नंबर इसके बाद में कह रहे हैं 9वें सवाल में कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। विशेषण और विशेष्य से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय और तत्पुरुष। 4 विकल्प है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। लगाइए अपना आंसर, क्या आंसर आप लगा रहे हैं? तो देखिए, जिस समास में विशेषण या विशेष्य होते हैं वो कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। समास का विग्रह जब हम करते हैं तो है जो या के समान हम लगाते हैं। देखो कैसे है, सुनिए। ये जो समास है, मैं आज इसको बता देता हूँ कर्मधारय को। ये जो समास है इसका दूसरा पद प्रधान होता है। वैसे इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसका भी। इसमें क्या होता है, जो कर्मधारय समास होता है तो इसके दोनों पदों में, इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, उपमेय उपमान का बोध होता है। तीसरी बात, समास का विग्रह करने पर, समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच है जो या के समान, है जो या के समान शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। कैसे? देखो बड़े आराम से एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। और मैंने एक शब्द लिखा, नील गगन। ध्यान से देखना, नील गगन। नील गगन को तोड़ोगे तो इसमें 2 शब्द नजर आ रहे हैं, नील और प्लस गगन। गगन का मतलब होता है आकाश और नील का मतलब होता है नीला। अब पढ़ो इसे, नीला आकाश। तो नीला क्या है? नीला शब्द कैसा है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। और आकाश की विशेषता बता रहा है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? विशेष्य। क्या बन जाएगा? विशेष्य। तो बताओ विशेषण और विशेष्य किस में आए? बोलो, कर्मधारय में। जब इसका विग्रह करोगे तो नील गगन का मतलब होता है नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। ऐसा हम लोग जो है सैकड़ों उदाहरण कर्मधारय के नजर आते हैं, आप बना सकते हैं उसको। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द बताओ जिसमें उपसर्ग है ही नहीं। पहले में लिखा हुआ है कुचेष्टा, उपसर्ग, नाखुश, मिलान।
आराम से आप बता सकते हैं कौन से में उपसर्ग नहीं है, कौन से में उपसर्ग नहीं है। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसको लिखोगे तो ये बनेगा। अच्छा पहले अपना आंसर लिखो, पहला ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा सही है। तो मैं बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर इसमें आपने लगा लिया होगा डी ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग है। क्या बनेगा, कु प्लस चेष्टा, इसमें उपसर्ग बनेगा उप प्लस सर्ग। इसको तोड़ेंगे तो ना प्लस खुश। इसका मतलब ये सब क्या है, ये उपसर्ग है। मिलान में अगर देखोगे तो बनेगा मिल आन, मिल आन, आन प्रत्यय है, इसका मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है, फिर इसमें उपसर्ग नहीं है बल्कि मिल आन, मिल आन, मिलान क्या है, मिल आन, आन प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अनेकार्थी शब्द जलज के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। मतलब इनमें से 4 शब्दों में से कौन सा जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कमल, शंख, मछली, कपोत। तो कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा जलज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जलज का अनेकार्थी नहीं है, लगाओ अपना आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो मैं आपको बताऊं, आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कायदे में वो ये होगा कपोत, ये जलज का नहीं है। देखो ये जो जलज के अनेकार्थी शब्द हैं, जलज के अनेकार्थी शब्द, तो जलज के अनेकार्थी शब्द कमल को तो कहते ही हैं, जलज जो है वो शंख को भी कहते हैं, जलज जो है वो मछली को भी कहते हैं, जलज जो है वो चंद्रमा को भी कहते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची भी क्या होता है बेटा, जलज होता है। और जलज को जोंक भी कहते हैं, जोंक, और जलज को मोती भी कहते हैं। तो और याद रख लो 1-2, ये सब जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। जलज को क्या नहीं कहते, कपोत, कपोत माने होता है कबूतर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। मतलब कौन सा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखा गया है, ये आपको बताना जो सही है। पहले में लिखा हुआ है कुल कूल, दूसरे में निशा रात्रि निशा, तीसरे में अभिलाषा और इच्छा, चौथे में कह रहे हैं किरण और रश्मि। समुच्चारित वर्ड कौन सा है, समुच्चारित वर्ड कौन सा है, लगाओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए। देखो रात्रि और निशा दोनों एक ही हैं, अभिलाषा का मतलब इच्छा भी होता तो दोनों एक हैं, किरण का पर्यायवाची रश्मि होता तो ये एक है। लेकिन कुल में देखिए ये लिखा हुआ कुल, कुल का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण भी कहते हैं, खानदान भी कहते हैं। और ये जो कुल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किनारा, किनारा। तो कुल में और कुल में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बता दिया। कह रहे हैं गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गमन के साथ में क्या लगा दें कि वो विपरीत बन जा। ऑप्शन उप, ऑप्शन आ, ऑप्शन अनु, ऑप्शन डी में लिखा हुआ प्रति। लगाओ अपना आंसर जल्दी से फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या ऑप्शन लगेगा बेटा, हल्का सवाल है, क्या लगेगा, आ। देखो उपगमन नहीं होता, आगमन होता है। तो ये जो गमन लिखा हुआ आता है ना, गमन, गमन का मतलब होता है जाना, और अगर आ लगा दोगे तो बन जाएगा आगमन, और आगमन का मतलब होता आना। और आना और जाना एक दूसरे के विपरीत हैं या नहीं है, विलोम बने या नहीं बने। तो इस वजह से इसमें क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए आगमन, जिससे वो विपरीत शब्द बन जा। कह रहे हैं संरचना शब्द के लिए
कौन सा पर्याय अनुचित है। कह रहे हैं संरचना का कौन सा पर्यायवाची गलत है ये बताना है। संघटना, कह रहे हैं रचना विन्यास, उद्भावना या विरचित। लगाओ अपना आंसर, लगाओ। संरचना शब्द का कौन सा पर्यायवाची अनुचित है, बताओ कौन सा शब्द गलत है इसमें। कह रहे हैं संगठना, संरचना, रचना विन्यास, उद्भावना या विरचित। कौन सा संरचना का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो बेटा, संरचना का जो पर्यायवाची नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है उद्भावना। उद्भावना उत्पत्ति की इच्छा कहलाता है वो, उद्भावना है ना। विरचित भी संरचना है, रचना विन्यास भी संरचना है और संगठना भी संरचना है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहे हैं विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगा सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जो भी चारों में सही है वो अपना आंसर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। तो इसका स्त्रीलिंग बनता है विद्वान का विदुषी। देखो ये पुल्लिंग शब्द हैं, मैं 5 लिखवाता हूँ इम्पोर्टेंट। तो पुल्लिंग शब्द हैं, इनके बनाने स्त्रीलिंग। तो जैसे एक पुल्लिंग शब्द आया विद्वान, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। एक पुल्लिंग शब्द आएगा महान, उसका स्त्रीलिंग हम बनाते हैं महती। एक पुल्लिंग शब्द आएगा साधु, उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं हम साध्वी। एक पुल्लिंग शब्द आता है विधुर, उसका बनाते हैं हम विधवा, स्त्रीलिंग। और एक शब्द मैं और लिखवाता हूं कवि, उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं कवियत्री। एक शब्द होता है सम्राट, उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं हम साम्राज्ञी। इस तरह से, ठीक है। तो देख लेना, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत सारे होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए अलग अलग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विदुषी। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक है, ऑप्शन बी करण कारक है, ऑप्शन सी संप्रदान कारक है, ऑप्शन डी अधिकरण कारक है। ठीक समय पर आ जाना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 4 विकल्प हैं। उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो मैं इसका सही आंसर बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी में 2 चीज़ें हैं। ये जो अधिकरण कारक है ना, इसकी पहली बात तो जो विभक्ति है वो विभक्ति होती है बेटा में या पर, तो यहाँ हमें पर भी मिल गया। दूसरी बात, अधिकरण कारक से 2 चीज़ों का ज्ञान होता है हमें, एक स्थान का और समय का बोध। स्थान का और समय का बोध। स्थान और समय का बोध ये हमें होता है। तो देखो ठीक समय पर आ जाना, समय का बोध हो रहा है, इसका मतलब अधिकरण कारक लगेगा, है ना। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो पेड़ पर चिड़िया अगर बैठी है तो भी अधिकरण है ना। मेहमान कुर्सी पर बैठे हैं तो भैया उसमें भी अधिकरण कारक है। चलिए, ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ये आम उसके लिए है। 4 विकल्प हैं। अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एकवचन अपादान, मध्यम पुरुष एकवचन संप्रदान। ये आम उसके लिए है और उसके पर अंडरलाइन है। ये बताना आपको क्या आंसर लगेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या सब सुनो,
क्रिया जिसके लिए होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया जिसके लिए होती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान। तो क्रिया जिसके लिए है उसे संप्रदान कहेंगे। तो संप्रदान 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 ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें आ गया अपादान। अच्छा, क्रिया किसके लिए है? ये आम किसके लिए? उसके लिए। उसके लिए का मतलब उसके लिए एक वचन है कि बहुवचन है? तो यहाँ एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, ठीक है, और यहाँ एक वचन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर या तो ए ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है। मैं उत्तम, तू मध्यम और बाकी सब अन्य है। बाकी सब अन्य है, इसका मतलब मैं उत्तम तू मध्यम। अगर मैं अपनी बात करूँगा तो उत्तम पुरुष, और अगर मैं आपकी बात करूँगा, आप, आपका, आपकी, आपने, आपको, तुमको, तुम्हारा, तुम्हें, तुमने, इस तरह से हम, हमारा, है ना, हमको, हमसे, मैं, मुझको, मुझे, अगर ऐसी बातें होती हैं तो वो उत्तम पुरुष कहलाता है, ठीक है, मध्यम पुरुष कहलाता है। अब यहाँ सवाल ये उसके, इसका मतलब कोई तीसरा आदमी है, ना मेरी बात है ना तुम्हारी बात है, उसकी बात है, इसका मतलब वो अन्य है। तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। देख लो, इससे बेहतर तरीके से शायद कोई आपको बताए, शायद कोई आपको बताए इस व्यावहारिक तरीके से। आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। आप लगातार प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ रहिए और कमेंट करते रहिए, बताते रहिए अपनी समस्याओं को। हम मैसेज पढ़ते हैं हर एक व्यक्ति के, अगर कोई बात लिखता तो कोशिश करते हैं उसको दूर करने की, ठीक है। काफ़ी आपके लिए मेहनत की जाती है, ठीक। कह रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन लिखा हुआ 3, 4, 5, 6। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं ये बताना। 3, 4, 5, 6। तो मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ऑप्शन लगाओ पहले आप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर ए। 3 होती हैं प्रकार की संज्ञाएं। एक को कहते हैं हम, देखिए, एक को कहते हैं रूढ़, एक को कहते हैं हम यौगिक, और एक संज्ञा होती है हमारे पास में योग रूढ़। योग रूढ़। और अगर हम भाषा की उत्पत्ति की बात करेंगे तो शब्द फिर 4 प्रकार के होंगे, बल्कि 5 प्रकार के होंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो 5 प्रकार के आएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं संयुक्त क्रिया का कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया जिसमें हो, रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने आया करो, ठीक है, बच्चा सोता है। जल्दी बता दो कौन सा विकल्प आपकी नज़र में सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? लगाओ बेटा जल्दी से। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। पढ़ना अलग क्रिया है, आना अलग क्रिया है और करना अलग क्रिया है, और ये तीनों क्रियाएं एक जगह मिल गई हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्दों को पहचानिए। एक दिन मैंने तत्सम शब्दों की पहचान बताई थी, अगर छोटी सी भी आपको याद होगी तो पहचान पड़ जाएगी। कारण, लोहा, बंदर, दूध। तत्सम इनमें से कौन सा है? ठीक है, लगाओ जल्दी से आंसर बेटा अपना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो भैया आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं आपको बताऊं, ये तो है तत्सम, और हर बार मैं बताता हूं आपको तद्भव। ये जो लिखा हुआ है ना कारण, इसका तद्भव होता है कारण। नए में बदल जाएगा। ये लोहा है तो लोहा जो लिखा हुआ है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है बेटा लोहो। बंदर ये तद्भव है, और बंदर का मैंने बताया भी था बानर। ये दूध तद्भव है, और इसका तत्सम क्या बनेगा बेटा? दुग्ध। ऐसे आपने सुना होगा तांबा, तो तांबे का तत्सम होता है ताम्र। सुना होगा ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 तत्सम तद्भव भी बता दिए। हर बार नहीं बताता हूँ ताकि वो पेपर में आपको मिल जा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं हम। कह रहे हैं पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ये रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं है? लगाइए अपना आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ठीक है? पंकज में कौन सा आएगा? रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं है पंकज में? ठीक है, तो देखिए पंकज में कौन सा होगा भैया, तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो देखने में यौगिक होते हैं लेकिन अगर उन्हें मूल शब्दों में तोड़ दिया जाए तो वो रूढ़ बन जाते हैं, तो उनके अर्थ जो हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे मान लो पंकज ही है, अब पंकज शब्द है, पंकज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता पंक माने कीचड़ और एक होता है जय, जलज, जल। इसका मतलब पंकज का मतलब हो गया पंक प्लस जय, पंक में जन्म लेने वाला, पंक में जन्म लेने वाला। तो टूट गया या नहीं टूटा, इसका मतलब ये ऐसा देखा जाएगा तो ऐसा तो बनेगा ये यौगिक शब्द। लेकिन अगर पंकज का वास्तविक अर्थ निकालेंगे तो वो हो जाएगा कमल, और कमल शब्द टूट नहीं सकता, वो रूढ़ है। कमल शब्द टूट नहीं सकता, वो रूढ़ है। इसलिए पंकज शब्द देखने में यौगिक है लेकिन अर्थ के आधार पर रूढ़ है, इसलिए इसको कह रहे हैं योग रूढ़। देखने में यौगिक लग रहा है लेकिन तोड़ेंगे तो वो रूढ़ बन जाएगा, इसलिए वो योग रूढ़ शब्द माना जाएगा। जैसे दशानन होता है तो दशानन शब्द जो है वो 10 प्लस आनंद से बना है, तो यौगिक है। लेकिन दशानन कहते किसे थे, तो वो रावण है, और रावण शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए वो कैसा बनेगा बेटा? योग रूढ़ बनेगा। तो पंकज योग रूढ़ है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। इसमें आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बेटा ऑप्शन डी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। जगदम्बा शब्द को तोड़ेंगे ना तो दै पर हलंत लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे जगत, और ए बचा, देखो ये दै है, तै थ दै। तीसरा वर्ण जब टूटता तो अपने पहले में चला जाता, तो दै पहले में पहुंच जाएगा और दै का पहला होता तय। ठीक है, अब दै में ए बचा, ए के साथ बनेगा अम्बा। अम्बा का मतलब होता माँ, तो जगत की माँ। अर्धवर्ण आ गया, और अर्धवर्ण जो है वो व्यंजन संधि में आते हैं, इसका मतलब ये संधि व्यंजन है। विद्यालय शब्द को तोड़ोगे तो बनेगा बेटा विद्या और प्लस आल्य। इसमें टूटा है आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये किस में टूटते हैं बेटा? तो दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि, और ये क्या है? एक स्वर संधि है। संतोष को तोड़ेंगे तो ये बनेगा सम प्लस तोष, हलंत आ गया। इसका मतलब ये है कि ये भी व्यंजन है बेटा। और अहंकार को तोड़ेंगे तो बनेगा अहम, अहम प्लस कार, अहम प्लस कार। और इसमें भी देखेंगे तो हलंत वाले जितने भी होते हैं अर्धवर्ण कहलाते हैं, और अर्धवर्ण हमेशा तत्सम आते हैं, और अर्धवर्ण हमेशा व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए भाई सवाल नंबर देखते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऊष्म या संघर्षी कहते हैं। कह रहे हैं मैं, झ या ठ, है, मैं, झ या ठ। जल्दी लगाओ अपना आंसर, कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो संघर्षी व्यंजन में लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध लिखी हुई है? अहुणीय, अक्षुणीय, अक्षुणन, या फिर अक्षु, है ना, अक्षुणोलो। कौन सा ठीक है? जल्दी बताइए, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपने क्या पढ़ा है, क्या देखा है लिखा हुआ? तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, अक्षुण लिखा हुआ होता है इस तरीके से।
अक्षुण्ण का मतलब होता है, हाँ, जो शांत रहे। अक्षुण्ण का मतलब होता है जो शांत रहे, जो कभी क्षोभ में नहीं आ सकता, गुस्से में नहीं आ सकता। आज का आखिरी सवाल है, कह रहे हैं इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है वो अवधि भाषा में नहीं है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन लिखा गया भैया, पहले में लिखा पद्मावत, दूसरे में मधुमालती, तीसरे में लिखा गया बेटा कवितावली, और चौथे में लिखा हुआ है हंस जवाहरी। कौन सी रचना ऐसी है जो अवधि में नहीं है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन कौन सा आप लोग लगा रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, कवितावली जो है वो बाबा तुलसीदास ने लिखी है, और वो ब्रज में लिखी है। उन्होंने किस में लिखी है? ब्रज में लिखी है। ये जो पद्मावत है इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, जैसी किताबों को लिखा। और पद्मावत की जो भाषा है वो अवधि है। मधुमालती को जो है वो मंझन ने लिखा है अवधि में। तो मधुमालती के लेखक है मंझन, और लिखा है किसमें भैया? अवधि में। कवितावली को लिखा है तुलसीदास ने लिखा है, और भाषा है ब्रज। हंस जवाहरी को लिखा है कासिम शाह ने। हंस जवाहरी को लिखा है कासिम शाह, और ये भी अवधि में है। किसमें भैया? अवधि में। ठीक, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए और चीज़ों को याद करते रहिए, और ये भी बताते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।